नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। देखिए, हमारा जो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं दोस्त, और उस नए टॉपिक का नाम होने वाला है इनडायरेक्ट स्पीच। उस नए टॉपिक का नाम होगा इनडायरेक्ट स्पीच। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे भाई। अगर मैं इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं, तो सबसे पहले आप सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे रखा होता है और हमसे कहा जाता है कि इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाइए। तो बात यह आती है कि सर, ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दे रखा है ना, ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? या हम ये जो इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? और भाड़ में जाए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, सबसे पहले बात ये आती है कि सर, ये स्पीच क्या होती है? ये स्पीच क्या होती है? सबसे पहला मुद्दा इस बात का आता है कि सर, ये स्पीच क्या है? स्पीच किसे कहते हैं? मुद्दा इस बात का आता है। तो देखो, अगर मैं आपसे स्पीच की बात करूं, स्पीच मेरे दोस्त कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में एक सेंटेंस ही होता है। स्पीच कुछ और नहीं बल्कि अपने आप में एक सेंटेंस ही होता है। फिर आप ये कहोगे, सर, अगर स्पीच सेंटेंस ही होता है तो फिर उसे सेंटेंस क्यों नहीं कहते, स्पीच क्यों कहते हैं? इसका मतलब स्पीच और सेंटेंस में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, और वो माइनर सा डिफरेंस क्या है वो समझना। वो माइनर सा डिफरेंस ये है कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है पहली बार बोला गया कोई भी स्टेटमेंट अपने आप में सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हुआ हूँ स्क्रीन पे, और मैंने आपसे बोला मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा। मैंने आपसे बोला मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा। ये अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है सर। उसके बाद में क्या हुआ, आप घर गए या आपके किसी दोस्त का कॉल आया और आपने अपने दोस्त से कहा कि दिनेश सर ने कहा है, दिनेश सर ने कहा है मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा। दिनेश सर ने कहा है, ये बात तो आपने जोड़ी है, ठीक है। मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा, आपको नहीं लग रहा कि आपने मेरी कही हुई बात को रिपीट किया है? तो जब आप किसी स्टेटमेंट को रिपीट करते हो तो रिपीट करते ही वो बात अपने आप में बन जाती है स्पीच। सेंटेंस क्या होता है? पहली बार बोला गया कोई भी स्टेटमेंट सेंटेंस है, बिल्कुल सर। उसके बाद में स्पीच क्या है? स्पीच का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करके बोलना, स्पीच कहलाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कभी बात होती है, चाहे डायरेक्ट स्पीच को हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच की हो, उसमें हमेशा आता है मोहित ने मुझसे कहा था, आगे जो लिखा होता है वो क्या कहा था। तो मोहित ने मुझसे कहा था, ये पहली बात किसने बोली? मोहित ने। अब तुम्हें इस बात को कौन बता रहा है? मैं। तो इसका मतलब आपको नहीं लग रहा कि मैं मोहित की कही हुई बात को रिपीट कर रहा हूँ? तो रिपीट करने की वजह से अपने आप में क्या है? स्पीच। आपने देखा होगा, हम जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सारे के सारे स्पीच कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, महापुरुषों के कही हुए स्टेटमेंट को रिपीट ही तो करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला महात्मा गांधी ने कहा है करो या मरो। महात्मा गांधी ने कहा है करो या मरो, इसका मतलब पहली ये बात किसने बोली? महात्मा गांधी ने। अब तुम्हें इस बात को रिपीट करके कौन सुना रहा है? मैं। तो ये अपने आप में स्पीच हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पहले ये बात किसने बोली? सुभाष चंद्र बोस ने। अब उसी बात को रिपीट करके तुम्हें कौन बता रहा है? मैं। तो ये बात अपने आप में क्या हो गई? स्पीच। तो चलो मैं इस बात को एक बार लिख देता हूँ कि स्पीच और सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है। अगर मैं स्पीच और सेंटेंस की बात करूं तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है सर? तो सेंटेंस का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी स्टेटमेंट को पहली बार बोलना सेंटेंस कहलाता है। ठीक है सर। आगे स्पीच क्या होती है दोस्त? तो स्पीच का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करके बोलना, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करके बोलना स्पीच कहलाता है।
किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करके बोलना क्या कहलाता है? स्पीच। ठीक है, तो स्पीच का मतलब समझ में आया सर, किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को हम रिपीट करते हैं, तो रिपीट करते ही वो बात अपने आप में क्या बन जाती है? स्पीच। ठीक है सर, अब ये जो स्पीच होती है ना दोस्त, स्पीच दो तरह की होती है। स्पीच दो तरह की होती है सर, कौन कौन सी? नंबर एक आता है डायरेक्ट स्पीच, और नंबर टू आता है इनडायरेक्ट स्पीच। नंबर एक डायरेक्ट स्पीच और नंबर टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात ये आती है कि सर ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? तो ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे सपोज मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और क्लास लेते समय मैंने आपसे कहा कि मैं कल आपकी क्लास नहीं लूंगा। ये बात अपने आप में एक सेंटेंस है। ठीक है, अब क्या हुआ, आप अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हो और फ़ोन पे बात करते समय आपने कहा कि दिनेश सर ने कहा है मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा। अब दिनेश सर ने कहा है, ये बात तो आपने जोड़ी है, मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा। आपको नहीं लग रहा कि आपने मेरी ही कही हुई बात को एज इट इज़ रिपीट कर दिया है, जिसमें किसी तरह का आपने कोई चेंज नहीं किया? मैंने कहा था मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा, आपने बोला दिनेश सर ने कहा है मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा, तो दिनेश सर ने कहा ये बात तो जोड़ दी आपने, मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा, बात तो मेरी ही रिपीट की आपने। इसका मतलब जब आप किसी एक व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात को रिपीट करते हो बिना किसी चेंज के, बिना किसी बदलाव के, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। तो सर डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को बिना किसी चेंज के एज इट इज रिपीट कर देना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को बिना किसी चेंज के एज इट इज रिपीट कर देना, बिना किसी बदलाव के रिपीट कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है सर। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है सर? मेरे भाई इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिए, जैसे मैं आपकी क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपसे बोला कि मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा। ठीक है, अब आप अपने किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर रहे हो और फ़ोन पे बात करते समय आपने बोला दिनेश सर ने कहा है बे कल हमारी क्लास नहीं लेंगे। दिनेश सर ने कहा है बे कल हमारी क्लास नहीं लेंगे। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था? मैं कल तुम्हारी क्लास नहीं लूँगा। ठीक है, अब आपने बोला दिनेश सर ने कहा है, चलो ये बात तो आपने जोड़ी है, वे कल हमारी क्लास नहीं लेंगे। क्या मैंने ऐसे बोला था? नहीं सर, आपने तो कहा था कि मैं कल आपकी क्लास नहीं लूँगा, और आप कह रहे हो वे कल हमारी क्लास नहीं लेंगे। इसका मतलब आपने मेरी बात को रिपीट तो किया, लेकिन रिपीट करते समय आपने मेरी बातों में चेंजेस कर दिए अपने हिसाब से। इसी को कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को दूसरा व्यक्ति जब उसे रिपीट करता है तो उसमें कुछ चेंजेस करता है अपने हिसाब से, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब हुआ सर किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को रिपीट करते समय उससे चेंज करके अपने तरीके से रिपीट करना,
इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। रिपीट करना अपने आप में क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। बोलो क्लियर है? तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब हम किसी की बात को रिपीट करते हैं तो उसे एज इट इज़ रिपीट कर देते हैं, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करते। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि जब हम किसी की बात को रिपीट करते हैं तो रिपीट करते समय उसमें अपने हिसाब से हम चेंजेस कर देते हैं, एज इट इज़ नहीं बोलते, चेंज करके बोलते हैं उसकी बात को। वो अपने आप में इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है सर, अब यहाँ से तो हमें पता चल गया कि डायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट स्पीच है और उसमें चेंज करके बोलेंगे तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। लेकिन सर हमें किसी भी स्टेटमेंट को लिखा हुआ देखने के बाद कैसे पता चलेगा कि इसमें चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए? कोई स्टेटमेंट अगर कॉपी पे लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि उसके स्पीच में चेंज हुआ है या नहीं हुआ? तो दोस्त याद रखना, ये दिखाने के लिए कि हमने कोई चेंज नहीं किया, हमने किसी की बात को एज इट इज़ बोला है, उस सेंटेंस में हमेशा इन्वर्टेड कोमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इन्वर्टेड कोमा। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि आपको हमेशा डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमास के अंदर दिखाई देती है, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच कहती है कि इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज़ बोलना है। और एज इट इज़ बोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड कोमास का। इसीलिए आपको पता होगा कि जितने भी हमारे महापुरुष होते हैं, हम जब उनके स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं तो उनकी बात में कभी कोई चेंज नहीं करते। इसीलिए महापुरुषों के स्टेटमेंट हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखे जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बातें? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? बोलो क्लियर है? जैसे एक बात बताइए, मैं कहूँ सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के एज इट इज़ वर्ड है जो सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे और मैं इनको एज इट इज़ रिपीट कर रहा हूँ। क्या मैं कभी ऐसे कह सकता हूँ सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम उसे खून दो वो तुम्हें आज़ादी देगा? ना सर, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब हम सुभाष चंद्र बोस के वर्ड्स को एज इट इज़ बोलते हैं जैसा कि उन्होंने बोला था, उनमें किसी तरह का हम कोई चेंज नहीं करते, तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी। और डायरेक्ट स्पीच को ये दिखाने के लिए हमने कोई चेंज नहीं किया, उसमें हमेशा क्या लगाते हैं? इन्वर्टेड कोमा। इसीलिए महापुरुषों के स्टेटमेंट में इन्वर्टेड कोमा आता है। चलो मैं लिखा देता हूं इस बात को। डायरेक्ट स्पीच में ये दिखाने के लिए कि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, हमेशा इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया जाता है। तो भैया जहाँ भी आपका इन्वर्टेड कॉमा आ जाए आप उसे देखते ही बता दोगे कि वो स्पीच अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं कि हमने कोई चेंज नहीं किया, और कोई चेंज नहीं किया एज इट इज़ बोला है, ये बात कहती है डायरेक्ट स्पीच। इसीलिए आपने देखा होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम तुरंत इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं वहाँ से, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा तो ये दिखाता है ना कि हमें चेंज कर, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा दिखाता है कि चेंज नहीं हुआ है, और इनडायरेक्ट स्पीच कहती है कि चेंज हो करना है हमें। तो इसका मतलब इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे जैसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। आपने देखा भी होगा जब भी कभी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तुरंत इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाता है ना। नीचे लिख देता हूं, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते। अब आप खुद बता सकते हो, जैसे मैंने आपके लिए एक सेंटेंस बोला, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। ये मेरे पास में एक सेंटेंस है, बताइए ये अपने आप में क्या है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है? तो देखो यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगे हुए हैं और इन्वर्टेड कोमा दिखाता है कि कोई चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो एज इट इज़ बोला गया है, एज इट इज़ बोला गया है तो ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है। अब आप देख लो, ही सैड टू मी, ही ने मुझसे कहा था आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, मैं अब मार्केट जा रहा हूँ। ही ने मुझसे कहा था मैं अब मार्केट जा रहा हूँ, मैं अब मार्केट जा रहा हूँ, ये बात किसने बोली थी? ही ने।
ठीक है सर, किससे बोली थी? मुझसे। ही ने पहले मुझसे बोल दिया हाँ। अब तुम्हें इस बात का पता कहाँ से चल रहा है? मुझसे। मैं ही तो बता रहा हूँ तुम्हें, ही ने मुझसे कहा था मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो अब तुम्हें कहाँ से पता चला ये बात? मुझसे। तो आपको नहीं लग रहा कि मैं ही की ही स्टेटमेंट को, ही के ही वर्ड्स को तुरंत एज इट इज क्या कर रहा हूँ? रिपीट। कौन सी स्पीच हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच। और इसीलिए इसमें क्या आ रहा है बताइए? इन्वर्टेड कोमा। तो जैसे ही आप किसी सेंटेंस के अंदर इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ देखोगे, आप तुरंत बोल दोगे कि वो स्पीच अपने आप में कौन सी स्पीच है? डायरेक्ट स्पीच है। क्लियर है? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है ना मेरे भाई, ये डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस मिले होते हैं। सर कौन कौन से? एक सेंटेंस तो होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, ये वाला, और एक होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर। एक होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर, ये वाला। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में इसी को कहा जाता है आरवी। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और शॉर्ट में हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? आरएस। ठीक है, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन और मैं दूर कर देता हूँ आपका। आपने बोला सर इसी को रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं? ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा कहे हुए स्टेटमेंट को रिपीट करना। अच्छा, ही सेड टू मी, ही ने मुझसे कहा था मैं अब मार्केट जा रहा हूँ। तो मैं अब मार्केट जा रहा हूँ ये बात तो ही ने कही थी, लेकिन ही ने मुझसे कहा था ये बात ही ने थोड़ा ना कही थी। इस बात को तो मैं कह रहा हूँ कि ही ने मुझसे कहा था, ये बात तो मैंने जोड़ी है। मैं अब मार्केट जा रहा हूँ ये बात ही ने बोली और मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इस बात को तो रिपीट किया गया है, इसकी वजह से ये स्पीच है। मेरे भाई इसको रिपीट थोड़ा ना किया हमने, ओ लाडले, इसको हमने रिपीट थोड़ा ना किया है। ही ने मुझसे कहा था ये बात तो मैं कह रहा हूँ तुमसे, ही ने मुझसे कहा था, ही ने कहा थोड़ा ना कहा था इस बात को, ही ने तो ये वाली बात कही थी मुझसे, और मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ तुमसे, तो ये स्पीच है, ये स्पीच थोड़ा ना है। इसीलिए आपने देखा होगा स्पीच ये है, इसीलिए इसको स्पीच कहते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा केवल यहाँ आता है क्योंकि इस बात को रिपीट किया गया है, इसको रिपीट नहीं किया गया, इसको तो मैंने बोला है, ही ने इस बात को नहीं बोला, ही ने तो ये वाली बात बोली थी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो मैं लिख देता हूँ इस बात को भी आगे। डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस मिले होते हैं, जिसमें एक सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब आरवी कहते हैं, और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच आरएस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बोलो क्लियर है? तो डायरेक्ट स्पीच हमेशा किस में लिखी जाएगी? इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा दिखाता है कि हमने कोई चेंज नहीं किया, और डायरेक्ट स्पीच में हम कोई चेंज नहीं करते, इसीलिए इन्वर्टेड कोमा आता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कोमा नहीं आता, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच कहता है कि हमने चेंज किया है, और इन्वर्टेड कोमा कहता है कि चेंज नहीं किया, इसीलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाते। जैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तुरंत इन्वर्टेड कोमा को वहाँ से उड़ा देते हैं। दूसरी बात, डायरेक्ट स्पीच में कितने सेंटेंस मिले होते हैं? दो।
एक सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर और एक होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी बोलते हैं शॉर्ट में, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है उसे शॉर्ट में कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे शॉर्ट में आरएस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी को। और आगे अब बात यह आती है सर कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है, अब मुद्दा इस बात का है। तो देखो, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट रख रहा हूं, ही said to me, comma inverted comma, I am playing cricket now। ये मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है। आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये अपने आप में डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है? सोचो, ये सेंटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट स्पीच है या फिर ये इनडायरेक्ट स्पीच है मेरे दोस्त, बताइए। तो आपने बोला सर इस सेंटेंस में ना इन्वर्टेड कोमा आ रहा है, और जब इन्वर्टेड कोमा आ रहा है तो इन्वर्टेड कोमा से हमें पता चल गया कि इन्वर्टेड कोमा हमेशा डायरेक्ट स्पीच में आता है, जो कि कोई चेंज नहीं दिखाता। इस बात को एज इट इज़ बोला गया है, इसकी वजह से ये डायरेक्ट स्पीच है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है मेरे दोस्त। इसका हमें क्या बनाना है बताइए? इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? ये हो गई आपकी डायरेक्ट स्पीच। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? तो देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? आरवी शॉर्ट में, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम शॉर्ट में आरएस कहते हैं। बोलो सही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय ये जो आरवी है इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला, ये जो आरवी दे रखी है, इस आरवी में देखिए सेट टू आ रहा है। क्या आ रहा है? सेट टू। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सेट टू को हटाना है। किसको हटाना है बताइए? सेट टू को। अब क्यों हटाना है सर? आखिरकार हम सेट टू को हटाते क्यों हैं? सेट टू की जगह क्या लगाना है, और सेट टू की जगह जो लगाना है वो क्यों लगाना है? अब ये तो आप सभी जानते होंगे, जनरली आप सबने पढ़ रखा होगा कि सेट टू को हटा के टोल्ड लगा देते हैं। चलो ठीक है, क्यों लगा देते हैं टोल्ड? टोल्ड ही क्यों आता है, कुछ और क्यों नहीं आता? इसके पीछे कभी आपने जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है इसके पीछे? बताएंगे, भी डिस्कस करेंगे इस बात पर बहुत अच्छी से। तो सेट टू को हटा के क्या, सेट सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेट टू को हटाना है। ठीक है। दूसरा, ये जो इन्वर्टेड कोमा आप देख रहे हो, जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो इस इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे। इसका कारण तो आपको पता है क्यों हटाएंगे, क्योंकि सर ये इन्वर्टेड कोमा दिखा रहा है कि चेंज नहीं हुआ है और हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और इनडायरेक्ट स्पीच कहेगी कि चेंज करना है, तो इसको तो हमें उड़ाना पड़ेगा, तो ये तो हटेगा सर। तीसरा, ये जो आप आर एस का सेंटेंस देख रहे हो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला, इसमें कुछ पर्सन्स आ रहे हैं। इन पर्सन्स को हमें क्या करना है दोस्त? चेंज। आर एस के पर्सन्स को चेंज करना है। ठीक है। अब जब आपने पर्सन्स को चेंज कर दिया तो अब आपको ये जो टेंस नज़र आ रहा है ना आर एस में, इस टेंस को भी आप चेंज करोगे। इस टेंस को भी आप क्या करोगे? चेंज। और पांचवा, ये जो आपको यहाँ इस आर एस के सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द दिखाई देंगे जो निकटता दिखा रहे हैं, इनको आप दूरी सूचक शब्दों में बदल दोगे। तो कुल मिलाकर के आप जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो आपको टोटल कितने चेंज करने हैं? 5। टोटल कितने चेंजेस करने हैं? 5 चेंजेस। कौन कौन से करने हैं लिखा देता हूं मैं। सबसे पहला, आरवी में दिए गए सेट टू को हटाना। आरवी में दिए गए सेड टू को हटाना। सबसे पहले बताइए हम किसको हटाएंगे? आरवी में दिए गए सेट टू को। ठीक है सर। दूसरा, इन्वर्टेड कोमा को हटाना। दूसरा हम किसको हटाएंगे? इन्वर्टेड कोमा को। ठीक है सर। तीसरा, आर एस के, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला है, आर एस के पर्सन्स को चेंज करना।
आर एस के पर्सन्स को चेंज करना। ठीक है सर। अगला चौथा, आर एस के टेंस को चेंज करना। आर एस के टेंस को चेंज करना। ठीक है सर। अगला पांचवा, आर एस में दिए गए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलना। इस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय बताइए हम टोटल कितने चेंजेस कर देंगे दोस्त? 5। कौन कौन से कराए थे बताइए मैंने? ये जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला दे रखा है आरबी, इसमें जो सेट टू दे रखा है, इस आरबी में दिए गए सेट टू को हटा देंगे। ठीक है सर। दूसरा, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। ठीक है सर। तीसरा, ये जहाँ से इन्वर्टेड कोमा के अंदर ये जो आर एस का सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसमें जितने भी पर्सन्स आ रहे होंगे सर, उन सभी पर्सन्स को चेंज कर देंगे। ठीक है। जब पर्सन चेंज कर दिया तो हम टेंस को चेंज कर देंगे। ठीक है सर। और आर एस में कुछ ऐसे शब्द दे रखे होंगे दोस्त जो निकटता दिखाते हैं, उनको हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देंगे। अब इनको हटाया क्यों है? पहला बात, इनकी जगह लगाना क्या है? दूसरी बात, और इनकी जगह जो लगाना है वो क्यों लगाना है? तीसरी बात। इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में। ठीक है ना? कि आर एस के ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं, ये चेंजेस हम कैसे कर रहे हैं और क्या कहानी है इनके चेंजेस की। ठीक है दोस्त? तो इससे आगे मिलते हैं हम अपनी क्लास में। अगली क्लास में जानेंगे इससे आगे की कहानी। तब तक ये कहानी देखने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओके मेरे भाई, चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।